शाह महमूद कुरैशी ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस में जाके जो रेजोल्यूशन जॉइंट पास की सब ने मिल के, उसके अंदर हम क्लियर हो गए थे कि सारा मुल्क कश्मीर के ऊपर और ये जो हिंदुस्तान ने बॉर्डर में टेंशन डाली हुई है, हम सब इकट्ठे हैं। यानी हमने एक क्लियर मैसेज दे दी थी। तो इसमें हमने कोई ऐसी चीज़ नहीं थी जिसके ऊपर किसी को भी शक हो, हिंदुस्तान को शक हो कि पाकिस्तान डिवाइडेड है। जब वो हो गया, उससे पहले मैंने रायगढ़ में भी वो बात कर दी थी। लिहाजा ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस में जाने का मकसद मेरे लिए ख़त्म हो गया था, क्योंकि हमने सिर्फ सॉलिडेरिटी दिखानी थी, वो हो गई थी। मैं ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस में क्यों नहीं गया, ऑल पार्टीज़ के बाद जॉइंट सेशन में क्यों नहीं गया, मैं ज़रा आपको 1 2 3 बता दूँ। नंबर 1 मेरी वजह ये थी कि नवाज शरीफ पनामा में एक मुजरिम साबित हो गए हैं। मैं एक मुजरिम के साथ को प्राइम मिनिस्टर मानने के लिए नहीं तैयार। मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान की अखलाकियात इतनी इन्होंने गिरा दी हैं, ये सारे लोगों ने आपस में हुकूमत कर के और बारियां लेके और करप्शन कर के कि इन्होंने करप्शन को एक्सेप्टेबल करवा दिया पाकिस्तान में। बुरी चीज़ नहीं समझी जाती, और ये सबसे बड़ा इन्होंने नुकसान पहुंचाया है। जो माली नुकसान पहुंचाया वो और है, जो इन्होंने हमारी अखलाकियात तबाह की है वो सबसे बड़ा डैमेज किया है। यानी मैं अब देख रहा था ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस में कि बिलावल भुट्टो जाके हाथ मिला रहे हैं नवाज शरीफ से, और इधर से इधर तक वो उनके दांत निकले हुए हैं। उधर नवाज शरीफ दोनों हाथ पकड़े हुए हैं और इधर से इधर उनके दांत निकले हुए हैं। वही बिलावल भुट्टो ने पब्लिक में जाके नवाज शरीफ को कहा कि जो मोदी का जो यार है गद्दार है, गद्दार कह चुका है उसको। फिर कराची में वो कह चुके गली गली में शोर है, नवाज शरीफ चोर है। अब मैं बिलावल से देख रहा हूं कि वो बड़ी खुशी से एक चोर और गद्दार से हाथ मिला रहे हैं, और जिसको गद्दार और चोर किया गया वो भी खुशी से हाथ मिला रहा है वहां। इमरान खान ये मुनाफिकत नहीं कर सकता, मैं ये नहीं कर सकता, मैं इतना अच्छा सियासतदान नहीं हूं। मैं अगर एक आदमी को कह रहा हूं पाकिस्तान का सबसे बड़ा डाकू है और मैं जाके फिर वहां असेंबली में चला जाऊं, मेरे से ये नहीं होता। मैंने अपनी पार्टी को भी कहा, मैं ये नहीं कर सकता, मेरे से वो चीज़ करो जो मैं कर सकता हूं। ये ये एक्सपेक्ट करना कि मैं एक मुजरिम को वहाँ प्राइम मिनिस्टर तस्लीम कर दूं और उसकी तकरीर सुनूं। एक मुजरिम तकरीर कर रहा है और मैं बैठा उसकी तकरीर सुन रहा हूं, और कश्मीर और बॉर्डर टेंशन के पीछे छुप रहा है और पनामा को अब लोगों की नज़र उठाने के लिए कश्मीर इशूज़ इस्तेमाल कर रहा है। मैं उसको ये इजाज़त नहीं दे सकता था, क्योंकि हमने फैसला तो कर लिया था ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस में। दूसरा मेरा मसला ये है कि मुझे पता था कि हमने अगर जाना था तो एक ही चीज़ के लिए जाना था ना, कि सॉलिडेरिटी, कि हम सब इकट्ठे हैं। मुझे डर था जो आज हुआ है वो हो जाना था जब मैं जाता। अब आज क्या हुआ है कि दिखाना था कि हम सब इकट्ठे हैं। जो असेंबली में आज हुआ है जॉइंट सेशन में, यानी क्या मैसेज गई है इससे? ऑपोजिट। उससे ये मैसेज गई है कि मुल्क डिवाइडेड है। यानी वो खुर्शीद शाह जो कि और नवाज शरीफ इससे ज़्यादा फ्रेंडली ऑपोजिशन, पहले नवाज शरीफ फ्रेंडली ऑपोजिशन थे पीपल्स पार्टी के, अब खुर्शीद शाह से ज़्यादा फ्रेंडली ऑपोजिशन क्या हो सकती है? उसके बावजूद यानी कल देखना था कि इनके आपस में कैसी, जिस तरह की इनके आपस में एक दूसरे के ख्यालात का इजहारात था। नवाज शरीफ कह रहे जी मेरे साथ इधर आके आप तकरीर कर लें, यानी ये ऑपोजिशन है। लेकिन उसके बावजूद आज जो हुआ है इससे क्या पैगाम गया है? मुझे ये डर था कि मैं जाता, बजाय हम यूनिटी का पैगाम जो हम दे चुके थे ऑल पार्टीज़ में, मुझे ये डर था कि इसका उल्टा चला जाना था। लिहाजा मैं इसलिए नहीं गया, और मैं समझता हूँ कि मेरा बिल्कुल फैसला ठीक था, दोनों तरह ठीक था। ना हमने यूनिटी होना था, और पहली चीज़ कि मैं नहीं हूँ इतना बड़ा सियासतदान। मौलाना फजल रहमान है, आसिफ जरदारी है, नवाज शरीफ है, मैं नहीं हूँ ऐसा। मैं नहीं जाके हाथ मिला सकता उस आदमी के साथ जिसको मैं कहूँ कि मुल्क का सबसे बड़ा डाकू है, मैं नहीं कर सकता ये। उसके बाद जी
नरेंद्र मोदी पाकिस्तान को सारी दुनिया में आइसोलेट कर रहा है और नवाज शरीफ वहाँ लंदन में है। और सुना है जब वो जा रहा था, अब ये भी नहीं पता ऑपरेशन के लिए जा रहा था या किसके लिए जा रहा था, तो किसको टेलीफोन कर रहा है? नरेंद्र मोदी को। वो दुनिया में हमें आइसोलेट कर रहा है। लेकिन ये है मुहिब्बे वतन। पैसे बाहर, बच्चे बाहर, जायदादें बाहर, मुल्क से पैसा बाहर। और दूसरा मुहिब्बे वतन कौन है? आसिफ जरदारी। वो भी बाहर बैठा हुआ है। किधर से पैसा आया? यहाँ से मुल्क से चोरी करके पैसा बाहर लेके गया हुआ है। और ये दोनों आपस में इन टच हैं। आसिफ जरदारी इसको पैनामा को इस्तेमाल कर रहा है एयान अली को बचाने के लिए, डॉक्टर आसिम को निकालने के लिए। वो उसको कोई फिक्र नहीं है करप्शन कम हो, क्योंकि वो खुद करप्ट है। ये दोनों करप्ट लोग, इन्होंने जो मिलकर करप्शन किया पाकिस्तान में, इनसे क्या उम्मीद लगाई जा सकती थी? और बेचारी पीपल्स पार्टी क्या करती असेंबली में, जब वो अंदर से तो ये दो मिले हुए थे। तो हमने पूरा कोशिश की, हमने असेंबली का फोरम इस्तेमाल किया, हमने TORs के ऊपर इकट्ठे बैठे। मैं पीछे भी खड़ा हो गया खुर्शीद शाह के। पता है कि खुर्शीद शाह नवाज शरीफ के पेरोल के ऊपर है, क्योंकि वो तो खुद ही, उनके वजीरों ने कह दिया कि खुर्शीद शाह ने कितने फ़ायदे उठाए हुए नवाज शरीफ से। उसके बावजूद मैंने कहा ये मुझे कोई ना कहे कि मैं पार्लियामेंट को वैल्यू नहीं करता, मैं मौका नहीं देता पाकिस्तान के इदारों को। मैं पीछे भी खड़ा हो गया, सब कुछ पता होते हुए कि खुर्शीद शाह के ऊपर खुद करप्शन के केसेस हैं। उसके बावजूद हमें लटकाया गया, TORs लंबे किए गए। ख्वाजा आसिफ ने कह ही दिया कि मियाँ साहब कोई फिक्र ना करो, थोड़ी देर के बाद लोग भूल जाएंगे। यानी अरबों रुपया मुल्क का पैसा चोरी करके के इल्ज़ामात हैं, इल्ज़ामाती सबूत हैं। और मिनिस्टर कह रहा है नवाज शरीफ को, बजाय कि जवाब दो, वो कह रहे जी लोग भूल जाएंगे इस सब चीज़ को, फिक्र ना करें। क्योंकि उन्हें पता था कि इसको लटका दो, TORs को, सारी इशू को लटका दो और आहिस्ता आहिस्ता लोग भूल जाएंगे। हमने जब देखा कि कोई पेशोरफ्त नहीं हो रही, हमने उसके बाद सड़कों पे निकले। और आज अगर तहरीक इंसाफ सड़कों पे ना होती, पैनामा का इशू ख़त्म हो चुका होता, दफना दिया होता इस इशू को। जिस तरह के और करप्शन के इतने केसेस बड़े बड़े ख़त्म होते हैं, ये पैनामा का भी ख़त्म हो जाना था। और जब हम निकले सड़कों पे तो क्या कहते हैं जी, ये खुर्शीद शाह वगैरह जी सोलो फ्लाइट ले ली है, सोलो फ्लाइट ले ली है जी। अगर हम आपके साथ खड़े हैं तो नतीजा नहीं निकल रहा, सड़कों पे निकलते हैं तो सोलो फ्लाइट ले रही है और आप निकल नहीं रहे, और ख़ुद कह रहे हैं जी हम अब जा रहे हैं, हम अब निकल रहे हैं, कल निकल रहे हैं, परसों निकल रहे हैं। ये इनकी मिली भगत है। मैं ये वाज़ेह करना चाहता हूँ कि पीपल्स पार्टी के अंदर ऐसे लोग हैं जो वाकई एहतसाब चाहते हैं। मुझे पता है कि ऐसे लोग हैं जिनको तकलीफ़ हो रही है। मुझे पता है कि एतजाज़ हसन जैसे लोग हैं जिन्होंने पूरी कोशिश थी कि नवाज शरीफ का एहतसाब हो, लेकिन पीछे बैठा हुआ है आसिफ जरदारी। और आसिफ जरदारी और नवाज शरीफ एक ही चीज़ है, दोनों इस मुल्क के करप्शन किंग हैं, दोनों ने मिलकर इसको मुल्क को लूटा है। ये किसी सूरत आसिफ जरदारी नहीं चाहेगा कि एहतसाब हो नवाज शरीफ का, क्योंकि अगली बारी आसिफ जरदारी की होगी। इसलिए जो मर्जी करें, बिलावल भुट्टो जो मर्जी करे, जो मर्जी स्टेटमेंट्स दें, जब तक आसिफ जरदारी है ये दोनों की मिली भगत है। ये सैबोटाज करेंगे सारा एहतसाब इस मुल्क में। और हमें भी खुद कुछ करना नहीं है, पब्लिक में आके हमें भी रोक रहे हैं कि आप भी ना पब्लिक में जाएं। जो सोलो फ्लाइट ले ली इन्होंने, सोलो फ्लाइट ना ले तो और कौन सी फ्लाइट लें? आप तो आपकी तो फ्लाइट क्या, आप क्रैश लैंड किए हुए हैं पार्लियामेंट के अंदर, आप तो उनकी पूरी मदद कर रहे हैं, अंदर से मिले हुए हैं आप इनके साथ। लिहाजा मेरी पीपल्स पार्टी को एक रिक्वेस्ट है कि पीपल्स पार्टी अगर अपने आप को बचाना है, आप तबाह हो रहे हैं, आपका वजूद ख़त्म हो रहा है। आसिफ जरदारी वो काम कर गए जो कोई डिक्टेटर नहीं कर सकता था आपके ऊपर। मैं पीपल्स पार्टी को कह रहा हूँ कि आप भी जिस तरह MQM ने -1 फार्मूला निकाला, आप भी -1 फार्मूला लेके आएँ। जरदारी से अपनी जान छुड़ाएं अगर आपने अपने आप को बचाना है, क्योंकि वो ख़ुद तो बाहर बैठा हुआ है। अच्छा ये कमाल है, ये मुहिब्बे वतन है। नवाज शरीफ सारा वक्त बाहर, जब उसको 70 करोड़ रुपया बाहर टूर्स पे खर्च कर चुका है। वहाँ बाचा खान यूनिवर्सिटी में बेचारे 19 बच्चे नौजवान मरे हुए, शहीद हुए हैं, और नवाज शरीफ हैरिट्स में शॉपिंग कर रहे हैं। अभी वो बॉर्डर के ऊपर टेंशन है, नवाज शरीफ लंदन में गुची में शॉपिंग कर रहे हैं। उससे पहले कहीं और मसले हुए थे। हाँ, जब वो गए हुए थे इलाज करवाने, तो किधर नज़र आ रहे हैं जनाब?
सेवल रो में सूट खरीद रहे हैं, सबसे महंगी दुकान। यानी ये है मुहिब वतन लोग, इनको मुल्क की फिक्र है। वो नवाज शरीफ आज अगर मोदी कभी भी इस तरह ना होता, अगर नवाज शरीफ उसे गलत सिग्नल ना देता, इंडिया गया पहली दफ़ा उसकी इनॉग्रेशन पे, तो हुर्रियत से नहीं टाइम मिला मिलने को, हुर्रियत लीडर्स के, कश्मीरी लीडर्स से नहीं मिलता किसको है। अब बिजनेसमैन के घर चला जाता है चाय पे अपने बेटे के बिजनेस पार्टनर के साथ। तो सिग्नल तो इन्होंने गलत दी है। नरेंद्र मोदी हर जगह पाकिस्तान को आइसोलेट कर रहा था और ये उसको दोस्त बनाया हुआ था इसने। आज हम इस स्टेज पे होते ही ना अगर नवाज शरीफ लीडरशिप शो करता और इनको अगर पाकिस्तान की फिक्र होती, जो ये इन्होंने ड्रामा किया है ये जॉइंट सेशन के अंदर, ये जॉइंट सेशन की ज़रूरत ही ना होती अगर ये पहले सही माने में लीडरशिप देता। अब मैं आ रहा हूँ कि हम अब करने क्या जा रहे हैं। हमें पूरी कोशिश की सारे पाकिस्तान के इंसाफ के इदारों को कि एक्शन लें। 6 महीने हो गए। फिर से मैं कह रहा हूँ, पैनामा में सबूत मिले करप्शन के, इल्ज़ामात नहीं हैं। किसी पाकिस्तान के इंसाफ के इदारे ने अभी तक कुछ नहीं किया। नैब का आपके सामने है, दोनों ने, खुर्शीद शाह और नवाज शरीफ ने अपना नैब का आदमी बैठाया हुआ है। क्या करना था नैब के आदमी ने? उसने जाके पैक के सामने, उधर भी खुर्शीद शाह बैठा है, कहता जी हमारे पास तो कुछ भी नहीं है। कोई ना FBR से कोई उम्मीद है, ना यहाँ की इलेक्शन कमीशन से कोई उम्मीद है। उम्मीद अभी लगाई हुई है सुप्रीम कोर्ट से। मैं अब कहना कुछ नहीं चाहता, लेकिन सुप्रीम कोर्ट को तो इसके ऊपर इतना बड़ा नेशनल इशू है, अवाम का अरबों रुपया चोरी हुआ है, तो हम सुप्रीम कोर्ट से इंसाफ नहीं ढूंढेंगे तो किसके पास जाएंगे? और मैं सुप्रीम कोर्ट को कहता हूं कि माजी में आपने सो मोटो एक्शन छोटी छोटी चीज़ों पे लिए हैं, इतना बड़ा इशू है। यानी मुल्क के एक तो करप्शन का इल्ज़ाम है, एक इदारे तबाह किए हैं करप्शन करने में, और जब इदारे तबाह होते हैं मुल्क तबाह हो जाता है। सिर्फ मगरब में अगर इदारे, मुल्क वहाँ खुशहाली है तो इदारे मजबूत हैं, यहाँ इदारे ख़त्म कर दिए इन्होंने अपनी चोरी बचाने के लिए। इसलिए हमें उम्मीद अगर है थोड़ी बहुत अभी भी सुप्रीम कोर्ट से है, लेकिन मुझे असल उम्मीद पाकिस्तान की आवाम से है। मैं पाकिस्तान की आवाम को रायगढ़ में तो दावत दी थी, वहाँ तो मैंने आपको दावत दी थी ना, और मैं अभी भी आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि मैं नहीं समझता था कि इतना मुश्किल वेन्यू पे, यानी अलग हट के इस तरह पब्लिक आई हो जिस तरह रायगढ़ आई है। मैं आज भी आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, लेकिन मैं पहले तो आपको दावत दी थी, आज मैं आपको अपील कर रहा हूँ। मैं पाकिस्तानी कौम को अपील कर रहा हूँ कि 30 अक्टूबर को आपने सब ने इस्लामाबाद आना है। और ये जो मेरी आपको अपील है, ये आपके लिए, आपके मुस्तकबिल के लिए है। यह हमारा मुल्क इन्होंने खोखला कर दिया है। ये बड़ी शोर मचा रहे हैं कि जी हम नेशनल असेंबली में, ये अभी जो जॉइंट सेशन में मैंने जो पहले दिन तकरीरें सुनी थी, खोखली तकरीरें। अगर आपने मुल्क को अंदर से ही खोखला कर दिया है, आज कर्जे मकरूज करके रख दिया मुल्क को, इदारे तबाह कर दिए करप्शन कर करके, एक दूसरे की करप्शन बचाते हो, करप्शन के रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं, हर चीज़ उठाओ करप्शन है। आप कैसे खड़े हो सकते हैं किसी के सामने? सोवियत यूनियन दुनिया की सुपर पावर थी, जदीद इनके हथियार थे, एटॉमिक पावर थी। अंदर से जब खोखली हो गई तो उनको कोई किसी को अटैक करना ही नहीं पड़ा सोवियत यूनियन को ख़त्म करने के लिए। आज पाकिस्तान का ये हाल है, ये अंदर से हमें खोखला कर रहे हैं। ये जो बाहर हर दूसरे दिन बाहर अपने महलात और वो एंजॉय करने जाते हैं, इनको कोई फिक्र नहीं है कि पाकिस्तान अंदर से क्या हो रहा है, कर्जे पे कर्जे लिए जा रहे हैं। मैं अपनी आवाम को इसलिए दावत दे रहा हूँ 30 को कि आपने अगर अपना मुल्क बचाना है, अब ये डिफाइनिंग मोमेंट है पाकिस्तान का। आज आप स्टैंड नहीं लेंगे, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ आपके बच्चे इनके बच्चों की गुलामी करेंगे। ये जमहूरियत नहीं है, ये ऊपर माफिया कंट्रोल है। ये डेमोक्रेसी नहीं है, क्लेप्टोक्रेसी है। जमहूरियत के नाम पे लूट मार है। जिस मुल्क में इदारे ख़त्म हो जाएं, जिस मुल्क में जमहूरी इदारे डिलीवरी ना करें और धांधली से पावर में आ जाएं, आप तो इनको कभी हटा ही नहीं सकते, ये तो बारियां लेते रहेंगे। इसलिए ये वक्त है, पाकिस्तानी कौम को मैं आज अपील कर रहा हूँ, दावत नहीं दे रहा,
मैं अपील करूं आपके लिए कि इस्लामाबाद में आपने सब ने 30 अक्टूबर को आना है और इंशाल्लाह पाकिस्तान इनको दिखाएंगे इस माफिया को कि पाकिस्तानी एक जिंदा दिल कौम है, वो तैयार है, वो तब्दीली के लिए तैयार है, वो इस करप्ट स्टेटस को के खिलाफ खड़े होने के लिए तैयार है। ये जो गठजोड़ ऊपर बना हुआ है जरदारी का और नवाज शरीफ का, लोग समझ बैठे हैं इसको, सब तैयार हैं। हमारा सोशल मीडिया एक हथियार आ गया है जिसकी बेपनाह रीच है। सोशल मीडिया ने नौजवानों को जगा दिया है, उनको हर इशू की समझ है। अब मैं नौजवानों को कहता हूं, मैं किसानों को कहता हूं, मैं मजदूरों को कहता हूं, मैं प्रोफेशनल्स को कहता हूं, मैं हर पाकिस्तानी को कहता हूं कि ये आप 30 अक्टूबर आपकी एक आपका एक मौका है कि हम इस सारे स्टेटस को एक दफ़ा ही फारग करें। मैं इस्लामाबाद के लोगों को और पिंडी के लोगों को कहता हूं कि मुझे पता है आपको मुश्किलें पड़ेंगी, आपको थोड़ा मुश्किल वक्त आएगा, मुझे ये पता है, लेकिन मैं आपके सामने एक बहुत बड़ा अजीम स्कॉलर अरिस्टो, उसकी मैं कोटेशन देना चाहता हूं। उसने कहा, जब माशरे में जुल्म और नाइंसाफ़ी हो, सारे शहरी इंसाफ के लिए खड़े होंगे, सिवाय दो तबकों के, जो खुद गर्ज हैं, जो अपना सोच रहे हैं, अपने घर का, चले जी मेरा तो घर ठीक है, मेरे तो बच्चे अच्छे स्कूलों में जा रहे हैं, मेरी तो फैक्ट्री चल रही है, मेरी तो दुकान चल रही है, बाहर में जाए बाकी पाकिस्तान। तो उसने कहा, या खुद गर्ज नहीं निकलेगा और या बुज़दिल नहीं निकलेगा कि अच्छा जी वो पुलिस से डंडे ना मारे, कि बुज़दिल नहीं निकलेगा। आपने फैसला करना है कि क्या आप बुज़दिल हैं, क्या आप खुद गर्ज हैं, या क्या आप वो पाकिस्तानी हैं जिसको फिक्र है कि हमारा मुल्क नीचे जा रहा है और हम अपने मुल्क में एक इंसाफ की आवाज़ बुलंद करने लगे हैं। जिहाद का मतलब क्या है? जुल्म और नाइंसाफ़ी के खिलाफ आप खड़े हों, अब भेड़ बकरियों की तरह ना बैठे। जानवर नहीं खड़े होते जुल्म के खिलाफ, इंसान खड़ा होता है, इंसान अपने हुकूक के लिए खड़ा होता है। ये है टाइम आपके लिए खड़े होने का। मैं सबको दावत दे रहा हूँ, 1 मिनट, मैं आप सबको अपील कर रहा हूँ, दावत नहीं अपील कर रहा हूँ। आपने सब ने 30 को आना है और इंशाअल्लाह हम तब तक यहाँ से नहीं हिलेंगे जब तक 2 चीज़ें, या नवाज शरीफ इस्तीफ़ा देगा, आइसलैंड के प्राइम मिनिस्टर का पनामा में नाम आया, उसने इस्तीफ़ा दिया, और या नवाज शरीफ अपने आप को एहतसाब के लिए खड़ा करेगा, जो कि डेविड कैमरॉन, जिसका नाम बरतानिया के प्राइम मिनिस्टर में पनामा में आया था, उसने अपने आप को एहतसाब के लिए पार्लियामेंट में पेश किया। 2 चीज़ें हैं, ये नहीं हो सकता कि ना उसका एहतसाब हो और ना वो इस्तीफ़ा दे। मैं आखिरी बात कर रहा हूँ, पख्तूनख्वा की असेंबली में रेजोल्यूशन पास हुई पनामा के ऊपर कि इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। मुझे हैरत हुई कि नून लीग ने उसके खिलाफ खड़े हो गए, वीटो कर दी। मैं नून लीग वालों से पूछता हूँ कि पनामा के अंदर साबित हो गया पाकिस्तान से अरबों रुपया चोरी होकर बाहर गया, यानी अवाम का पैसा चोरी होकर बाहर गया। आप अवाम के नुमाइंदे हैं, आप इसके खिलाफ कैसे बोल सकते हैं? आपको तो कहना चाहिए कि इन्वेस्टिगेशन हो, या आपका सिर्फ काम है कि नवाज शरीफ खानदान की करप्शन को बचाना। क्या आप किस तरह के पार्लियामेंटेरियंस हैं कि आप कहते हैं जी इन्वेस्टिगेशन भी नहीं होनी चाहिए? ये कैसे हो सकता है कि आप कहें कि इन्वेस्टिगेशन ही नहीं होनी चाहिए? और दूसरा, ANP और मौलाना फजलुर रहमान की पार्टी ने एब्सटेन कर दिया। मैं उन दोनों जमातों से पूछता हूं, आप किस तरह की डेमोक्रेटिक जमातें हो? आप कहते हैं जी इन्वेस्टिगेशन ही नहीं होनी चाहिए। हमने ये तो नहीं कहा सजा होनी चाहिए, हमने कहा पनामा में जो चीज़ें हैं उस पर इन्वेस्टिगेट करें। ANP तो सेक्रेटरी है TOR की। हाँ, और ANP शाहजी ने, जिसने साइन किए हुए TORs पे, उसने भी एब्सटेन कर दिया। तो इसका मतलब कि ये सारा स्टेटस को इकट्ठा है। ये नूरा कुश्ती खेल रहे थे TORs की, ये एहतसाब नहीं चाह रहे थे। खान साहब सवाल मेरा ये था, कहते हैं कि मुश्किलें इतनी पड़ी कि आसान हो गई, क्यों नहीं आप खैबर पख्तूनख्वा असेंबली से इस्तीफा देते या असेंबली डिसॉल्व करने की गवर्नर को एडवाइस करते, कौमी असेंबली या सेनेट से भी इस्तीफे दे के मसला हल हो? ये फिर आवाम को मुश्किलात होंगी, गरीब मस्कीन जो दिहाड़ीदार वो भी मुतासर होंगे। सर, पहली चीज़
कि अभी तो प्राइम मिनिस्टर, हम तो ये भी नहीं कह रहे कि नून लीग की गवर्नमेंट चली जाए, हम तो कह रहे हैं कि नवाज शरीफ अपने आप को इत्तेसाब के सामने खड़ा करे। आइसलैंड का प्राइम मिनिस्टर का नाम बिल्कुल वही था जो नवाज शरीफ की तरह आया, उसकी भी बीवी का नाम आया था, इसकी बेटी का है, तो उसने इस्तीफा दे दिया, उनके किसी और आ गया, उनका पार्टी का बन गया और वो प्राइम मिनिस्टर बन गया और जमहूरियत और मजबूत हो गई। तो मैंने तो कहा है कि नवाज शरीफ का नाम आया, इसका एहतसाब होना चाहिए। दूसरी चीज़ कि पख्तूनख्वा की गवर्नमेंट का भी इससे कोई ताल्लुक नहीं है। मैं तो ये भी नहीं कह रहा कि ये सारे असेंबलियों से इस्तीफे दे दें, और हम सिर्फ बॉयकॉट कर रहे हैं असेंबली की जब तक नवाज शरीफ इस्तीफा या एहतसाब के लिए पेश करे या इस्तीफा दे। और तीसरी चीज़ देखें जी, आप ये कहते हैं ना कि लोगों को मुश्किल पड़ेगी, बिल्कुल लोगों को मुश्किल पड़ेगी। अगर आप इस मुल्क में एक करप्ट निज़ाम को हटाना चाहते हैं तो आपको मुश्किलें पड़ेंगी, आपको कुर्बानियां देनी पड़ेंगी, या अभी थोड़ी सी मुश्किलें ले लें और या फिर तबाही देखें मुल्क की जिस तरफ जा रहा है तेज़ी से, कि बच्चा मकरूज हो रहा है, करप्शन के रिकॉर्ड टूट गए हैं, या इसी माफिया के नीचे बैठे रहें, तो या तो फैसला कर लें। जी ये बताइएगा, 30 अक्टूबर को आप धरना देने जा रहे हैं या जलसा करने जा रहे हैं, और क्या जगह का भी आज के इजलास में तयन किया गया कि किस जगह पर आप ये इजलास अप्लाई करेंगे? वनडे होगा? देखिए जी, ये तो आपको अब आहिस्ता आहिस्ता डिटेल्स पता चलेगी। अब से मेरी सारी पार्टी तैयारी कर रही है 30 के लिए, हम पूरी प्लानिंग कर रहे हैं। मैंने 30 सितंबर को एक चीज़ कही थी, हम इनको इस्लामाबाद में हुकूमत नहीं करने देंगे। अब सारी प्लानिंग चल रही है कि हमने ये कैसे करना है। हाँ साहब, एक तो ये बताइएगा कि सोशल मीडिया अपनी जगह पे हम उसको भी अप्रिशिएट करते हैं, एक रेगुलर मीडिया जो है वो भी 15 साल से आपकी कवरेज करता है, उसको भी शुक्रिया अदा करते हैं। दूसरी बात ये है खान साहब कि हमने धरने भी देखे, हमने जलसे भी देखे, फिर दोबारा इस्लामाबाद की बारी ही क्यों, कोई और शहर क्यों नहीं? पहले तो मैं बिल्कुल तका खान आपने ठीक कहा, यानी मीडिया की जो कुर्बानियां हैं और जिस तरह मीडिया ने इस मुल्क में, और ख़ास तौर पे आपके लेवल के मीडिया, क्योंकि जब शेलिंग हो रही थी 30 अगस्त की रात को 2014 में, तो जिस तरह मीडिया ने कवरेज दिया उस चीज़ को, तो वो तो मैं ख़ास तौर पे खराज तहसीन पेश करता हूँ उनको। मैं दूसरी चीज़ ये कहता हूँ कि देखें, आपने कहा इस्लामाबाद क्यों, क्योंकि गवर्नमेंट इस्लामाबाद में है। असल में हम बाकी शहरों में क्यों जाए जबकि गवर्नमेंट यहाँ है। आपकी हुकूमत KPK में आई और आप वहाँ पर CM नहीं बने, बहुत अच्छी बात है, आप पार्टी को ओवरसी कर रहे हैं। आपके ऊपर अब इल्ज़ाम ये लगता है कि आप जो कुछ भी कर रहे हैं, धरने जुलूस जलसे, कि प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए आप कर रहे हैं। अगर आपकी पार्टी इस पोजीशन में होती है कि वो गवर्नमेंट फॉर्म करे, तो क्या आप प्राइम मिनिस्टर नहीं बनेंगे? मैं एक मेरी बात सुनो, मुझे ये बताएं कि मुझे ये बारी बारी कहा जाता है कि आप प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए सब कुछ कर रहे हैं। मैं करप्शन के खिलाफ खड़ा हो तो पकड़ा नवाज शरीफ उधर जाता है। मैं ऑपोजिशन का, मुझे बताएं और काम है क्या, मुझे बताएं। मैं कानून साजी नहीं कर सकता, मैं गवर्नमेंट नहीं चला रहा। मेरा तो सिर्फ, अगर मुझे इलेक्ट किया लोगों ने, तो मेरा तो काम ही एक है कि गवर्नमेंट जब कानून तोड़े या पब्लिक का पैसा चोरी हो तो मैं अपनी आवाज़ बुलंद करूं। मैं आवाज़ बुलंद करता हूं, कहते प्राइम मिनिस्टर बन रहा है। उससे पहले 4 हल्के मांगे मैंने, 413 पिटिशंस में से 4 पिटिशन मांगी। उन्होंने कहा जी प्राइम मिनिस्टर बनना चाहता है। मुझे कोई कैलकुलेट करके बता दे कि 4 हल्कों से मैं प्राइम मिनिस्टर कैसे बन जाना था। ये बहुत बड़ी, ये मोटू गैंग, मरियम की मोटू गैंग का पूरा प्रोपेगेंडा है। जब इनकी करप्शन पे आओ, जब इनकी धांधली पे आओ, जनाब ये प्राइम मिनिस्टर बनना चाहता है। हर कोई प्राइम मिनिस्टर बन के अपनी फैक्ट्रियां नहीं लगाना चाहता, पैसे नहीं लूटना चाहता, हर कोई इसलिए नहीं बनता। जी पहले 126 दिन का आपने धरना दिया, तो अब वो कितनी तैयारी करके आए, आप कितना बैठे इस तरह उनकी सहूलत के लिए? ये देखें जी, आपको डिटेल्स देंगे, लेकिन मैं ये आपको बता दूं कि जो 126 दिन के धरने ने हमारी ट्रेनिंग करवाई और प्रैक्टिस करवाई है, हम कुछ भी कर सकते हैं। खान साहब, जब LOC की बारी आती है, तमाम मुजरा इतना नहीं बोलते, खामोश रहते हैं, ज़्यादा आप पर बहुत ज़्यादा तंग किए जाते हैं। आप जब 30 सितंबर का जलसा कर रहे थे, उसी दौरान एक वफाकी वज़ीर की जानिब से, परवेज़ रशीद की जानिब से फौजी जर्नैलों के बारे में इंतहाई लो लेवल की बातें की गई हैं। जलसे में सरेआम और सरकारी टीवी पर वो नशर भी की गई हैं, बड़ी ऐसी बातें जो नहीं करनी चाहिए थी पब्लिकली। क्या कहेंगे, क्या फौज जब LOC पर लड़ रही है तो इस तरह की बातें करना जायज़ है क्या? देखिए,
इसलिए मैं इसलिए भी इस ड्रामे के में शिरकत नहीं करना चाहता था, ये जो इन्होंने जॉइंट सेशन बनाया है। एक बरका दत्त अपनी किताब में लिखती हैं कि काठमांडू में जब कोई मीटिंग हो रही थी तो जिंदाल जो भी ये बिजनेसमैन है, इसने खुफिया मीटिंग करवाई नवाज शरीफ की और मोदी की। और वो मीटिंग क्यों खुफिया करवाई? मोदी को डर था अपने राइट विंग से और नवाज शरीफ को अपनी फौज से डर था। अब कोई आप मुझे ये बताएं कि कोई दुनिया का प्राइम मिनिस्टर अपनी फौज से डर के ये करता है? और दूसरी चीज़, जब नवाज शरीफ ने वो, अब मैं क्या कहूँ, वो डर के तकरीर की यूनाइटेड नेशंस में, तो मोदी कहता है कि ये जनरल रहील के प्रेशर में इसने किया। ये खुद नहीं, ये नवाज शरीफ नहीं बोल रहा था, ये जनरल रहील के प्रेशर की वजह से किया। अब देखें, एक मिनट, अब मैं ये सवाल पूछता हूँ, कौन सा दुनिया का प्राइम मिनिस्टर इस तासुर की भी इजाज़त देता है? अगर वो इस काबिल नहीं है कि मुल्क में पूरा कंट्रोल और मेन चीफ एग्जीक्यूटिव बने और अपनी सारी पॉलिसीज इंप्लीमेंट करवा सके, रिजाइन कर दे। अगर नहीं है तो रिजाइन कर दे, और अगर नहीं करता तो अपनी फौज को क्यों बदनाम करवाता है? आखिरी सवाल। आपने अपनी गुफ्तगू में जनरल रहील का जिक्र किया है, मुझे फिर आज टाइमिंग के हवाले से सवाल करना है आपसे। जनरल रहील जा रहे हैं नवंबर में, आप जा रहे हैं 30 अक्टूबर को स्ट्राइक पे जा रहे हैं। एक जमाना था वहीद काकड़ को बेनजीर भुट्टो एक्सटेंशन देना चाहती थी, नवाज शरीफ के प्रेशर पे ऐसा नहीं कर सकी वो। आप क्लियर कट अपनी पॉलिसी बताइए, क्या आप समझते हैं कि जो ज़बरदस्त एक्सरसाइज हो रही है और जो दीगर मामलात में रहील शुड कंटिन्यू और ही शुड गो अकॉर्डिंग टू हिज टाइम? देखिए, ये इससे मेरा क्या ताल्लुक है? मुझे एक मिनट, आपकी एक सोच, सुनो, मुझे ये बताएं कि एक मिनट, मुझे ये बताएं, मेरा इससे क्या ताल्लुक है कि कौन फौज में CNC बने, आर्मी चीफ बने, कौन ना बने? मेरा इससे क्या ताल्लुक है? एक मिनट, ओहो, सुन तो लो, ये बदकिस्मती है हमारी। ये मोटू गैंग के दो प्रोपेगेंडे हैं। जब आप निकले धांधली में, जो 22 पार्टीज कह रही हैं धांधली हुई, तो हम उसके लिए कह रहे हैं कि तफ्तीश करो। वो कहते हैं जी या प्राइम मिनिस्टर बनना चाहता है या फौज के कहने पे हो रहा है। अब फिर पकड़ा जाता है वो बाहर, नवाज शरीफ रंगे हाथ पकड़ा जाता है पैनामा पेपर्स में। मैं वो कर रहा हूँ जो ऑपोजिशन करती है, और सारी ऑपोजिशन हमारे साथ इकट्ठी है TORs पे। उसके बावजूद ये जी फौज को लेके आ रहे हैं और या ये प्राइम मिनिस्टर बनना चाहते हैं। ये प्रोपेगेंडा, बड़ा पैसा इसके पीछे चल रहा है। अवाम के टैक्स के पैसे पे मरियम बीबी का ये सेल बना हुआ है। इसका काम ही डिसइंफॉर्मेशन है, लेकिन अवाम इससे ज़्यादा अक्लमंद है, वो सारे समझ गए। और इंशाल्लाह 30 को आप देखेंगे अवाम तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे।